राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक उजड़ा हुआ शहर भानगढ़, जो सदियों से वीरान है। सरकारी चेतावनी साफ कहती है, सूर्यास्त के बाद यहां ठहरना मना है। कहते हैं यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, चीखें गूंजती हैं और कई लोग यहां से कभी वापस नहीं लौटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना दिन भानगढ़ किले में बिताया, और जो वापस तो आया लेकिन अधूरा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी सच में बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित। मैं पेशे से एक स्वतंत्र फोटोग्राफर हूं और भारत के ऐतिहासिक स्थलों की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं। मैंने कई किले देखे हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रायगढ़, लेकिन भानगढ़, ये नाम ही कुछ अलग था। मुझे लगा ये भी एक पुराना किला होगा जिसमें वीरानगी और इतिहास मिलेगा। लेकिन जो मुझे वहां मिला वो इतिहास नहीं था, वो था एक श्रापित अतीत। मैं अक्टूबर की एक दोपहर को भानगढ़ पहुंचा। मौसम हल्का ठंडा था और चारों ओर सन्नाटा। मैंने गेट के पास गार्ड से पूछा, क्या अंदर जा सकता हूं? उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोला, सिर्फ शाम से पहले लौट आना साहब, शाम होते ही चीजें बदल जाती हैं यहां। मैं हंस दिया, अरे भाई मैं फोटोग्राफर हूं, भूत प्रेत से डरता नहीं। गार्ड मुस्कुराया नहीं, वो बस चुपचाप मुझे अंदर घूरता रहा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पुरानी टूटी हवेलियां, पत्थर की दीवारें और खंडहर फैले थे। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन कैमरे से वो जगह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मैंने एक फोटो ली और तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक धुंधली सी साया, एक औरत की जो दूर खड़ी थी। मैंने कैमरा नीचे किया, कोई नहीं था। मैंने घड़ी देखी, 4 बजे थे, लेकिन मुझे लगा जैसे अंधेरा अचानक गहराने लगा हो। चिड़ियों की आवाजें बंद हो गई थीं और हवा में अजीब गंध थी, जैसे कोई पुराना इत्र या जला हुआ लोबान। मैं एक पुराने महल के हिस्से में पहुंचा। कहते हैं यही वो जगह है जहां रत्नावती नाम की राजकुमारी रहा करती थी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, जमीन हिलने जैसी महसूस हुई और अचानक एक महिला की हंसी गूंजने लगी। मैं एक सीढ़ी की ओर बढ़ा जो ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन ऊपर कोई कमरा नहीं था, बस दीवार थी। फिर भी मैंने चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर वो हंसी तेज होती गई और फिर अचानक मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैं नीचे गिर पड़ा, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। अब शाम करीब 6 बज चुके थे। मैंने बाहर जाने का रास्ता पकड़ा, लेकिन जो गेट मैंने देखा था वो अब वहां नहीं था। हर दीवार घुमावदार हो गई थी, जैसे कोई भूल भुलैया। अब मुझे एहसास हुआ मैं किले में फंस चुका हूं। तभी एक झरोखे से देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों में मुझे देख रही थी। उसकी आंखें काली नहीं, बिल्कुल सफेद थीं। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। मैंने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। टॉर्च ऑन की और सामने जो दिखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। एक बूढ़ा आदमी उल्टे पैरों के साथ दीवार के पास खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी थी और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोला, तू बाहर नहीं जाएगा, अब तू हमारा है। उस बूढ़े आदमी की आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसके उल्टे पैर धीरे धीरे जमीन पर रगड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने तुरंत पलटकर दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैंने एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, वो दरवाजा दीवार में बदल गया। हर तरफ अब वो हंसी, वो आवाजें और किसी के कदमों की तेज गूंज सुनाई दे रही थी। कोई मेरे पीछे था, कोई मुझे देख रहा था। हर दीवार के पीछे कोई सांसें ले रहा था। मैं एक अंधेरे कोने में पहुंच गया, जहां एक टूटी हुई सीढ़ी नीचे जा रही थी। शायद कोई पुराना तहखाना था। मैंने सोचा बाहर का रास्ता वहां से मिल सकता है। नीचे उतरते ही ऐसा लगा जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। मेरा सांस लेना भारी हो गया। दीवारों पर खून के निशान थे और एक दीवार पर लिखा था, ये वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। तहखाने के कोने में एक दिया जल रहा था, बिना हवा के, बिना तेल के, बस जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में मुझे एक साया दिखाई दिया, एक औरत जो दीवार से गुजरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें काली थीं, होंठों से खून टपक रहा था और उसके हाथों में कुछ था, एक टूटा हुआ कांच का शीशा। उसने एकदम शांत स्वर में कहा,
मुझे अब तक कोई नहीं देख पाया। तू देख रहा है, इसलिए अब तू नहीं बचेगा। डर के मारे मैंने अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ली, पर स्क्रीन पर जो आया वो इंसान नहीं था। स्क्रीन पर एक सड़ी हुई लाश खड़ी थी, जिसके गले में जंजीरें थीं और कमर पर राजसी गहने। शायद यही थी रत्नावती। कहते हैं रत्नावती एक बार अपने महल की छत से गिरी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है, और अब वो मुझे देख रही थी। अचानक मेरे पैरों में कुछ लिपट गया। देखा, जमीन से जंजीरें निकल रही थीं और मुझे खींच रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाया, कोई है, बचाओ, पर मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। किला अब मेरे चारों तरफ बंद हो चुका था। फिर एक बहुत पुरानी आवाज आई, अब तू भी हमारी तरह बन चुका है, अब तू भी इसी किले का हिस्सा है। तहखाने के कोने में एक बहुत पुरानी किताब पड़ी थी, धूल से भरी लेकिन खुली हुई। मैंने जैसे ही उसके पन्ने पलटे, हर पन्ने पर एक इंसान की तस्वीर थी। उनके चेहरे डर और तकलीफ से भरे थे, और आखिरी पन्ने पर जो चेहरा था वो मेरा था। कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से पूछा। लेकिन अब सवालों का कोई मतलब नहीं था। मैंने घड़ी देखी, अब भी 6:43 थे। अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। जैसे पूरा किला एक ही पल में फंसा हुआ हो, और उस पल में हर आत्मा, हर शापित रूह, हर कहानी बार बार दोहराई जा रही थी। मैं अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। अमित उस दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुला और अंदर से घना काला धुआं निकला, जिसमें से एक मरी हुई औरत की फटी हुई चूड़ियों की झनझनाहट सुनाई दी। और जैसे ही अमित ने भीतर कदम रखा, जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई और वो सीधे एक गहराई में गिरा, जहां दीवारों पर इंसानों की खाल टंगी हुई थी, जिनमें से कुछ की आंखें अब भी जिंदा थीं और अमित को घूर रही थीं। नीचे जमीन पर गिरते ही उसकी आंखों के सामने रत्नावती खड़ी थी। उसका चेहरा अब और सड़ चुका था, बाल उलझे हुए थे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे और उसकी सांसों से लाशों की बदबू आ रही थी। उसने अमित के गले में झुककर फुसफुसाया, तू भी राज जान गया है, अब तू बाहर नहीं जाएगा। अचानक अमित की गर्दन किसी अदृश्य ताकत से पीछे की ओर झुक गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई जला हुआ लोहे जैसा नुकीला औजार घुसाया गया। उसकी चीख गूंजती रही, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ उसी तक लौटती रही, क्योंकि अब पूरा किला उसे निगल चुका था और बाहर का हर रास्ता सिर्फ एक भ्रम था। अमित की आंखों के सामने उसके ही जैसे कई लोग एक के बाद एक दीवारों से बाहर निकलते नजर आए। कुछ अध जले, कुछ अध मरे और कुछ तो बिना चेहरों के। वो सब उसकी ओर बढ़ रहे थे और हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द था, अब तू भी भानगढ़ है। वो जैसे जैसे पीछे हटता, दीवारें और नजदीक आती, छत सिकुड़ती जाती, जमीन अंदर धंसती जाती, और तभी उसे एहसास हुआ कि किला अब पत्थरों का नहीं रहा। वो एक जिंदा प्राणी था जो सांस लेता है, सुनता है, देखता है, और अब उसे अपना हिस्सा बना चुका है। अमित भागते भागते उस पहली हवेली तक पहुंचा जहां से उसने दिन में तस्वीर खींची थी। लेकिन अब उस हवेली के दरवाजे पर उसकी ही तस्वीर जली हुई लगी थी और उस पर खून से लिखा था, यह आखिरी चेतावनी थी, अब तू किले का हिस्सा बन गया है। एक आखिरी कोशिश में उसने कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, हवा इतनी तेज हो गई कि उसकी आंखें जलने लगीं, जमीन कांपने लगी और किले की हर ईंट से चीखें आने लगीं, जैसे हजारों आत्माएं दर्द में तड़प रही हों और अब उसका शरीर उनके बीच बंटने वाला हो। जैसे ही वो गिरा, चारों ओर से काले हाथ बाहर निकले, कुछ जमीन से, कुछ दीवारों से, और सबने उसकी गर्दन, सीना, हाथ पांव पकड़ लिए और फिर उसकी रूह को उसके शरीर से खींचना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, मुझे बाहर निकलना है। और फिर एक झटके में सब शांत हो गया। किला फिर से वैसा ही वीरान, ठंडा और शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई आया ही नहीं हो। पर अगले दिन जब एक नया टूरिस्ट गेट के पास पहुंचा, तो टिकट खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने बस इतना कहा, अगर अंदर जाओ तो फोटो मत लेना। पिछला जो गया था अब हमेशा के लिए वहीं रह गया। उसका नाम था विक्रम चौहान, उम्र लगभग 32 साल, एक सरकारी इंजीनियर जिसने हाल ही में राजस्थान टूरिज्म विभाग के लिए पुरानी इमारतों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी।
वो बिना किसी डर या मान्यता के सीधा अपनी टीम के साथ भानगढ़ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने किले के प्रवेश द्वार के पास कदम रखा, उसकी मोबाइल स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और कैमरे से सिर्फ सफेद शोर रिकॉर्ड होने लगा। टीम के बाकी दो लोग, रमेश और इमरान, बाहर ही रुके रहे क्योंकि उन्हें एक झिझक सी महसूस हो रही थी। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब अफवाहें हैं, और अकेले ही किले के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ की डालियों को खींच रहा हो। लेकिन किले के अंदर न पेड़ थे, न कोई आवाज करने वाली चीज, सिर्फ पत्थरों की खामोशी और समय की राख थी। जैसे ही वो रत्नावती महल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, उसकी घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया और जमीन पर पड़े धूल भरे फर्श पर एक ताजा पैरों के निशान उभर आए, जैसे कोई नंगे पांव उसी वक्त सामने से गुजरा हो। विक्रम झुका, उन निशानों को देखने लगा और तभी उसे सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने माचिस जलाई हो। लेकिन जब वो दीवार के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने सड़े हुए कैमरे के, जिस पर खून के धब्बे थे और नीचे किसी ने पत्थर से खरोंच कर लिखा था, ये मेरा नहीं, अब तेरा है। वो घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी दीवार से एक सांवली छाया बाहर निकली, बेहद पतली, झुकी हुई, और उसकी गर्दन दाईं तरफ लटकी हुई थी और उसके बाल जमीन तक खींच रहे थे। उसने सीधा विक्रम की आंखों में झांका और बिना कोई शब्द कहे बस उसकी ओर इशारा किया, मानो उसे वहीं चलने को कह रही हो जहां अंधेरा और ज्यादा गहरा था। विक्रम जैसे सम्मोहन में आ गया, उसके कदम खुद ब खुद उस छाया के पीछे बढ़ने लगे। जैसे ही विक्रम उस तहखाने के पहले सीढ़ी पर उतरा, एक जोरदार आवाज गूंजी, वापस जा, वरना तू भी नहीं बचेगा। लेकिन आवाज किसी और की नहीं थी, वो खुद विक्रम की ही थी, जो तहखाने के भीतर से आ रही थी। अब उसकी अपनी आवाज भी उसका पीछा कर रही थी, उसका ही चेहरा दीवार पर उभर रहा था। और अजीब बात यह कि उसके पीछे अब अमित की छाया भी खड़ी थी, सड़ी हुई, बेजान, लेकिन आंखें अब भी खुली हुई। विक्रम ने डर के मारे आंखें बंद की और जैसे ही खोली, उसने खुद को बंद एक कमरे में पाया जहां सिर्फ एक आईना था, और उस आईने में जो दिखा वो उसका अक्स नहीं था। आईने में दिख रहा था एक ऐसा कमरा जहां 100 से ज्यादा आत्माएं एक ही समय पर दीवारों से लटक रही थीं। कुछ जमीन में घड़ी थीं, कुछ हवा में उलटी झूल रही थीं, और हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था, मोबाइल पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, और बाहर खड़ा रमेश अब भी कॉल करने की कोशिश कर रहा था। पर हर बार कॉल लगने के बाद एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती, वो नहीं आएगा वापस, अब उसका नाम मिटा दिया गया है। अब रमेश और इमरान दोनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गेट के ऊपर अचानक लाल रंग में कुछ उभरा था। 3 में से अब 2 बचे हैं। रमेश ने कांपते हाथों से गेट को धक्का दिया, जो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया, और भीतर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया और हवा में जलते बालों की बू भर गई, जबकि इमरान पीछे से चिल्लाया, मत जा अंदर। मगर रमेश अब सुन नहीं रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम किले के भीतर रखा, दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई उभरी, जो बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसका सिर नीचे लटक रहा था और उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, और वो धीरे धीरे रमेश की परछाई से चिपकने लगी। रमेश आगे बढ़ा तो एक टूटी हवेली के दरवाजे से सड़ा हुआ लाल पानी बहता दिखा, जैसे अंदर किसी को काटा गया हो, और उस पानी में उल्टी पड़ी एक औरत की मूर्ति थी, जिसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। वो मूर्ति अचानक उठी और चीख कर बोली, तू भी झूठा आया है, जैसे हर कोई आता है देखने के लिए, लेकिन यहां से जाता कोई नहीं। रमेश भागा, लेकिन हर मोड़ पर उसे वही आवाज सुनाई देती रही, और हर झरोखे से कोई ना कोई झांकता, खून से सना चेहरा, बिना पलकों की आंखें, और मुंह जो धीमे धीमे फाड़ते जा रहे थे जैसे चीख निकलने वाली हो। वो रत्नावती के महल की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था जब एक झटके से जमीन कांपी और पूरा किला थरथरा उठा, और तभी अमित और विक्रम दोनों उसके सामने खड़े थे, मगर अब उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और उनके हाथों से कीड़े गिर रहे थे। अमित बोला, अब तू भी पूरा नहीं रहेगा, और विक्रम बोला, तेरी याद भी मिटा दी जाएगी। रमेश चीखता रहा,
भागता रहा, लेकिन किले ने उसके चारों ओर दरवाजे बदल दिए। हर दीवार पर उसका नाम खून से लिखा जाने लगा, और जैसे ही वो बाहर भागने के लिए एक टूटी खिड़की से कूदा, जमीन ने उसे निगल लिया। अब बाहर सिर्फ इमरान बचा था, जो बदहवास होकर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन हर बार फोन से वही आवाज आती, 4 में से अब एक बचा है, वो भी नहीं बचेगा। इमरान कांपते हाथों से मोबाइल गिरा चुका था। पसीने से उसकी शर्ट भीग गई थी और उसके कानों में वो शब्द गूंजते रहे, 4 में से अब एक बचा है। जैसे किसी ने उसका नाम लिखकर उसकी मौत तय कर दी हो, मगर फिर भी वो नहीं रुका। उसने झटके से कैमरा उठाया और गेट की ओर बढ़ा, क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने किले में पहला कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो, और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके दिल की धड़कनें भी किसी की नजर में आ रही हों। और तभी उसके पैरों के नीचे जमीन कुछ बुदबुदाई, जैसे वो किले की सांसें हों। इमरान ने कैमरे से देखा और स्क्रीन पर एक पल के लिए 3 लाशें दिखाई दीं, दीवार से उल्टी लटकी हुई, अमित, विक्रम और रमेश, और उनकी आंखें सीधा कैमरे में घूर रही थीं। मगर जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, सामने कुछ नहीं था। अंदर जाते ही उसे एक टूटी हुई सीढ़ी दिखी जो किसी तहखाने की ओर जा रही थी, और वहां हर सीढ़ी पर खून के निशान थे। कुछ बूंदें ताजी थीं, कुछ सूख चुकी थीं, और गहराई से आती एक कराहती आवाज जो साफ साफ उसी के नाम से पुकार रही थी, इमरान। वो हिम्मत कर नीचे उतरता रहा, और जैसे जैसे नीचे जाता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों पर आंखें उग रही हों, सब उसे देख रही हों, और जमीन पर फैली परछाइयां खुद ब खुद उसकी तरफ खिसक रही हों। तहखाने के सबसे निचले हिस्से में एक चौकोर कमरा था, जिसमें एक पिघले हुए लोहे की तरह चमकता पत्थर रखा था, और उस पर एक शिलालेख उभरा था, जो इस किले के राज को जानेगा वो खुद राज बन जाएगा। इमरान ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से चीखें फूट पड़ीं, और एक बेहद डरावनी औरत की छाया उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसके कान में बर्फ जैसी ठंडी सांसें फूंकते हुए बोली, अब तू मेरा है। इमरान की आंखें पलट गईं, उसके शरीर में झटके उठे और उसकी रीढ़ सीधी खींच गई, और उसकी जुबान से अनजाने शब्द निकलने लगे, जैसे कोई दूसरी आत्मा अब उस पर हावी हो चुकी हो। उसी वक्त किले के बाहर लगे पत्थर पर 4 नाम खुद ब खुद उभर गए, अमित, विक्रम, रमेश और इमरान, और उसके नीचे लिखा गया, अब भानगढ़ ने 4 आत्माएं निगल ली हैं, अगला इंतजार शुरू हो चुका है। उस दिन के बाद से कोई भी उस किले में गया तो वापस नहीं लौटा, और हर किसी के मोबाइल में सिर्फ एक आखिरी फोटो पाई गई, एक सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल पास, मुस्कुराते हुए, और पीछे जलता हुआ नाम, तू अगला है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें क्यों वीरान छोड़ दी जाती हैं? क्यों सरकारें वहां रात में जाना मना कर देती हैं? क्यों हर साल वहां से कुछ लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते? भानगढ़ किला कोई साधारण इमारत नहीं, वो एक जिंदा श्राप है जो इंतजार करता है अगली रूह का, अगली सांस का, अगली भूल का। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डर के उस करीब ले गई जहां सांसें धीमी हो जाती हैं, तो स्टोरी नाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद भानगढ़ की 5वीं आत्मा सिर्फ किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। मिलते हैं अगली रात, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होगा। तब तक बत्ती मत बुझाइए और अपना ख्याल रखें। अलविदा।